हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी जूनियर सुपर टेट 2021 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 9। तो इससे पहले हम 8 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन्होंने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख सकते हैं। इसमें हम पूरे 100 क्वेश्चंस करेंगे 51 से 150 तक। इसके बाद इसका लास्ट सेट बचा है 10, जो कि हम कल कंप्लीट कर लेंगे ताकि आप लास्ट के 2-3 दिनों में ही अच्छे से रिवीजन कर सकें। तो इसलिए ये क्लासेस अब 2-3 दिन बाद फिर ख़त्म कर देंगे। अगर कोई रिवीजन क्लास आपको चाहिए होगी तो एक बना देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट 10 में से किस विद्वान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था? तो ज़्यादातर जिसने भी नेम दिया है वो ज़रूर याद रखना है कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था, ये बताना है। ये कहा था राहुल सांकृत्यायन ने। अब किसने क्या क्या कहा था? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है, इन्होंने कहा था आदिकाल को संधि काल तथा चारण काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने कहा था बीज। ये पूछा गया था जो प्राइमरी का सुपर टेट हुआ था 2019 में, उसमें ये पूछा गया था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा था? बीज बपन काल। मिश्र बंधु ने कहा था प्रारंभिक काल। तो हमें सबके ही याद रखने हैं कि किसने कौन सा नाम दिया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल मतलब प्रारंभिक काल को किस नाम या किन नामों से संबोधित किया था? तो ये देखना है हमें कि डॉक्टर, अब यही पूछ लिया ना दोबारा से, अभी हमने जो ऊपर पढ़ा था वही सेम यही पूछ लिया कि राम कुमार वर्मा को किस नाम से कहा था इन्होंने आदिकाल को। तो अभी हमने पढ़ा था कि राम कुमार वर्मा को इन्होंने किस नाम से कहा था? संधि काल एवं चारण काल। और ये जो सिद्ध सामंत काल था ये कहा था राहुल सांकृत्यायन ने। और प्रारंभिक काल किसने कहा था? मिश्र बंधु ने। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह किस मनीषी का कथन है? ये किसने कहा था कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है? ये कहा था पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ऑप्शन बी। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम, ये इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम क्या था? चंद्र बरदाई। ऑप्शन ए। और जबकि अमीर खसरू ने जो है मेन जो लिखी थी उनका नाम था, उनके जो उन्होंने रचना की थी वो थी पहेलियाँ। और जगनिक ने परमल रासो जो ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। और नरपति नालय ने विशल देव रासो। नेक्स्ट है नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? तो नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित जो पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले जो विद्वान है वो है कर्नल टॉड। ऑप्शन बी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? तो इन्होंने जो साहित्यिक अपभ्रंश को पुकारा है पुरानी हिंदी के नाम से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा हमेशा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में से नहीं है? मतलब हमें उल्टा देखना है कि कौन प्रमाणिक ग्रंथ इसको मानता था। तो पृथ्वीराज रासो को मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने प्रमाणिक ग्रंथ माना है, जबकि रामचंद्र शुक्ल, गौरी चंद, हीराचंद ओझा और डॉक्टर वूलर इन सब ने इसे अप्रमाणिक ग्रंथ माना है। द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम, ये हमने कल भी किया था कि इस टाइप का द्वैतवाद के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? आचार्य निम्बार्काचार्य। ऑप्शन ए। जबकि ये जो मध्वाचार्य थे इन्होंने कौन सा दिया था? खाली द्वैतवाद। द्वैतवाद आएगा तो निर्वांकाचार्य आएगा, खाली द्वैतवाद आएगा तो माधवाचार्य। विष्णु स्वामी ने दिया था रुद्र संप्रदाय और बल्लवाचार्य ने दिया था शुद्ध द्वैतवाद। दशरथ सुत तिहु लोक पखाना राम नाम का परम है आना, ये काव्य पंक्ति किसने कही है? तो ये कही है कबीरदास जी ने। निम्नलिखित में से कौन संत काव्य धारा के कवि नहीं है? तो संत काव्य धारा के इनमें से कौन से कवि नहीं है? नाभादास, जबकि सुंदरदास, दादू दयाल और मलूकदास इन सब में से ये संत काव्य धारा के कवि हैं। सूफी काव्य का उद्देश्य है, सूफी काव्य का इनमें से उद्देश्य है प्रेम निरूपण। राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है? तो जब राम जी और सीता जी का विवाह हुआ था तो किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों, जो वहाँ की स्त्रियों थे, उनसे गारी गीत गवाया है? ये है केशव दास। सूरसागर के पदों का भावा अनुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? तो ये किया था ब्रजवासी दास ने। ये वृंदावन के रहने वाले थे तथा बल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे।
रीतिकाल के कवि रसलीन का लिखा ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो एक तो ये पता चल गया कि ये रीतिकाल के थे। कवि रसलीन का इनमें से ग्रंथ देखना है तो ये है अंग दर्पण। ये इन्होंने 1737 में लिखा था। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम जो है किसने दिया था? तो उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम जो है वो दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सुजान सागर के लेखक का नाम है? सुजान सागर जो है वो रीतिकाल की रीति मुक्त काव्यधारा के कवि घनानंद की कृति है। ऑप्शन ए। कुंदन को रंग फीको लागे झलके अति अंगन चारू गुराई, ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति है कवि मतीराम की। द्रग उर्झत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रति, यह कथन किसका है? यह कथन है बिहारी लाल का। गुड़िया भीतर गुड़िया किसकी आत्मकथा है? तो गुड़िया भीतर गुड़िया यह आत्मकथा है मैत्रेयी पुष्पा की। निम्नलिखित में से 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन से थे? तो 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में जो थे वो थे राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रसिद्ध काव्य इनमें से कौन सा है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रसिद्ध काव्य जो है वो कौन सा है? प्रिय प्रवाह, जिसका प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ था। कामायनी किसका है? जयशंकर प्रसाद का। कुरुक्षेत्र है रामधारी सिंह दिनकर का। और साकेत है मैथिली शरण गुप्त का। पंत की ताज कविता किस भावधारा का प्रतिनिधित्व करती है? तो पंत की ताज यह कविता जो है ये प्रगतिवादी भावधारा का प्रतिनिधित्व करती है। आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन किस कृति के संदर्भ में कहा गया है? तो ये कहा गया है कुरुक्षेत्र के संदर्भ में। तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है। तार सप्तक में कौन से कवि सम्मिलित नहीं है? रामविलास शर्मा भी है, गिरिजा माथुर भी है, भारत भूषण अग्रवाल भी है। लेकिन जो शमशेर बहादुर सिंह है ये तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है। नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता हैं? नाटक जारी है इस काव्य संग्रह के रचयिता हैं लीलाधर जगूड़ी। अब यहाँ तक हमारे 25 तो हो गए गद्य और पद्य के। अब 25 हम करेंगे व्याकरण के। इसमें से दंत्य ध्वनि जिसमें दांत से हमारा दांत टच होता है तो दंत्य ध्वनि हमारी कौन सी हो जाएगी? जो तय वाली, तय वर्ग होता है और स ये दोनों हमारे होते हैं दंत्य ध्वनि, तो हमारा हो जाएगा तय। और कै कौन सी होती है? कैसे याद रहता है? ये कंठ ध्वनि होती है। छ कौन सी होती है? तालु। और पै हमारी होती है ओष्ठ, मतलब होठ से टच। निम्न में कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? तो र व्यंजन हमें देखना है कि किसमें नहीं आएगा। तो मात्र जब हम लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे? ये जैसे हम पहले बचपन में लिखते थे ना, इसको तोड़ के ऐसे लिखना है। मैं को पहले मैं आ जाएगा हलंत लगा के, फिर आ, फिर त्र जो है वो संयुक्त वर्ण है, उसको कैसे लिखते हैं? तय प्लस र। तो इसमें तो हमारा र आ रहा है तो इसका मतलब इसमें तो आ रहा है हमारा र। नेक्स्ट है मूर्धा। मूर्धा को कैसे लिखेंगे? पहले मैं, फिर बड़ा ऊ है, फिर र, फिर ध प्लस आ, तो इसमें भी र आ रहा है तो ये भी रहेगा। क्रम, इसमें भी मैं की र की आवाज़ आ रही है, वैसे भी हमें पता चल जाएगा और लिख के भी इसलिए हम दिखा रहे हैं। तो कै प्लस र प्लस मैं प्लस ए, तो इसमें भी ए आ रहा है। अब मातृभूमि अगर हम देखें तो ये कैसे लिखेंगे? मैं प्लस आ, ठीक है, आ हो गया, फिर तय। अब ये जो र है यहाँ पर र से ऋषि है, फिर भूमि को लिख देंगे तो इसमें र नहीं आएगा। तो इसमें यही पूछा है कि कौन सा व्यंजन, कौन से शब्द में र नहीं आ रहा है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी। इक्वल्स टू, जिसे हम इंग्लिश में इक्वल्स टू बोलते हैं, इज इक्वल टू विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तुल्यता सूचक विराम चिन्ह। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो इसमें कौन सा शुद्ध रूप से लिखा हुआ है? तो ये आ जाएगा ऑप्शन ए प्रतिनिधि। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। एक की वर्तनी शुद्ध है, इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो ये बिल्कुल ठीक है आविष्कार, क्योंकि इसको आविष्कार ही बोलते हैं। आका डंडा हम लगाते हैं। देवर्षि में ये जो आका डंडा आ रहा है ये नहीं आएगा। नी शब्द में यहाँ पर हलंत आएगा नी के बाद, और जमाता में जामाता आका डंडा आएगा जय के बाद। कितनी कैदे नाटक है? कितनी कैदे ये किसका नाटक है? ये है मृदुला गर्ग का। जातिवाचक संज्ञा शब्द है जिसमें एक पूरी संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे हम बोलते हैं जातिवाचक। तो कामायनी ये तो हो जाएगी व्यक्तिवाचक।
आम हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है रसीला, फिर है वकील। तो हमारा जो जातिवाचक संज्ञा होगा इनमें से कौन सा आएगा? वकील। जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण शब्द बताइए। तो मिठास, मिठास से हमें ये मिठास हो गया, मिठास से जो है विशेषण बताना है तो क्या हो जाएगा? मीठा, ऑप्शन सी। कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से चिन्हित कीजिए। तो कौन हमें सर्वनाम दे रखा है, अगर हमें इसका गुणवाचक विशेषण बनाना है तो कौन का क्या हो जाएगा? कैसा। निम्न में से सर्वनाम शब्द है, तो इनमें से सर्वनाम क्या हो जाएगा हमारा? कौन, ऑप्शन डी, जो कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, इसमें रेखांकित शब्द क्या होगा? तो इसमें जो रेखांकित, यह दिख नहीं रहा है, ये आएगा रेखांकित धार्मिक। तो हमें धार्मिक देखना है, ये कैसा वर्ण हो जाएगा? विशेषण। यह कहानी रोचक है, यह विशेषण का कौन सा भेद है? तो यह कहानी रोचक है, इनमें से पहले तो हम देखेंगे विशेषण कौन सा है हमारा, हो जाएगा यहाँ पर, ये अंडरलाइन शायद इसमें मिसिंग है, ये आएगी यह पर। तो यह कौन सा हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण शब्द। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? तो जिसमें कर्म का यूज नहीं होता अकर्मक, तो वो कौन सा आएगा? शिशु सो रहा है, ये हो जाएगी अकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कर्म के आधार पर जो है क्रिया के 2 भेद होते हैं, पहला सकर्मक और दूसरा अकर्मक। निम्नलिखित में से क्या एक संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है? तो संयुक्त क्रिया विशेषण इनमें से क्या नहीं है? प्रतिपल भी है, कुछ ना कुछ भी है, सांझ सवेरे भी है, लेकिन वहां पर यह संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है। वह दिन भर पढ़ता रहता है, ये रेखांकित दे रखा है दिन भर, इसमें अव्यय का भेद बताइए। तो दिन भर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? किस टाइप का वाक्य में जो दिन भर है वो क्या है? निपात। निपात का अर्थ होता है अनेक, इसीलिए ये जो दिन भर ऐसे शब्द होते हैं इन्हें निपात कहा जाता है। ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों ही रूपों में होता है? तो दोनों रूपों में यूज होने वाले होते हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, क्योंकि वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी। इन्हें उभयलिंगी शब्द कहा जाता है। दिए गए विकल्पों में से वधु का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो वधु का बहुवचन हो जाएगा वधुएं, ऑप्शन ए। से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है? तो इसमें हमें पढ़ के देखना पड़ेगा कि ये हमारा कौन सा आएगा। तो पहला कौन सा आता है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, तो ये कौन सा आ जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, कर्ण। कर्ण कारक निम्न वाक्य में से किसमें है? तो कर्ण कारक का भी हमने चिन्ह देख लिया कि से और के द्वारा होता है, तो को तो हो ही नहीं सकता, ना की हो सकता। और अलग, जब वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो अलग होने के लिए हमेशा अपादान कारक होता है, तो ये आएगा कि वह कलम से लिखता है, इसमें हो जाएगा हमारा कर्ण कारक। निम्न में से योग ऋण शब्द कौन सा है? योग ऋण शब्द वो होता है, वे शब्द जो यौगिक होते हैं परंतु उनका अर्थ जो है एक अलग ही विशिष्ट टाइप का अर्थ होता है, तो उन्हें हम कहते हैं योग ऋण शब्द। जैसे कि बहुव्रीहि समास होता है ना, उसका एक अलग अर्थ निकलता है इस टाइप से। तो इनमें से हो जाएगा जलज। जलज मतलब होता है जल में उत्पन्न होने वाला, जिसे क्या कहा जाता है? कमल, तो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऐसे ही लंबोदर, लंबा है उदर जिसका गणेश। नीलकंठ, नील है कंठ जिसका शंकर या भोले बाबा। तिक्त शब्द का तद्भव है, तो तिक्त, ये हमें तिक्त शब्द का बताना है, तद्भव क्या होगा? तो इसका हो जाएगा तद्भव शब्द तीता। रेलगाड़ी कैसा शब्द है? तो रेलगाड़ी कैसा शब्द हो जाएगा? ये रेल प्लस गाड़ी 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो इसको बोलेंगे संकर शब्द। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग हमेशा पहले लगते हैं, तो प्रत्याशा में क्या लगेगा? प्रति प्लस आशा, तो इसमें जो उपसर्ग है वो हो जाएगा हमारा प्रति। आहट, आवट, आस किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? तो ये तो दे रखा है कि ये तद्धित प्रत्यय हैं, लेकिन जो आहट, आवट, आस हैं ये किस टाइप के होते हैं? ये होते हैं भाववाचक। जैसे आहट लगाएंगे कड़वाहट, आवट अगर लगाएंगे तो आम में लगा दो अमावट, आस लगा दो मिठास। रिजु शब्द का विलोम क्या होगा? रिजु का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन का क्या हो जाएगा? वक्र, मतलब कर्व। सुषुप्ति का विलोम शब्द क्या होता है? सुषुप्ति का मतलब होता है सोना, तो विलोम शब्द इसका हो जाएगा जागृत, मतलब जागना।
चंद्रिका का पर्यायवाची है, तो चंद्रिका का पर्यायवाची क्या हो जाएगा यहाँ पर? कुमुदी। दिए गए विकल्पों में से मनोहर का समानार्थी है, मनोहर का समानार्थी शब्द होगा सुहावना, जो कि मन को अच्छा लगे, मन को हरने वाला। प्रमत्त स्वेच्छाचारी का अन्य अर्थ है, प्रमत्त स्वेच्छाचारी का जो अन्य अर्थ है वो क्या होता है? उन्मुख। अभय उभय, इनमें से हमें मीनिंग बताना है, तो अभय का मीनिंग क्या होता है? निर्भय, और उभय का मतलब होता है दोनों, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अणु का अर्थ डैश होता है, जबकि अणु का अर्थ कण होता है, तो अणु का अर्थ हमें बताना है, अणु का मीनिंग होता है पीछे, जैसे अनुचर, तो उसका पीछा करने वाला। दिन और दीन, तो दिन का मतलब तो हमें पता है कि दिवस होता है, और दीन का मतलब क्या होता है? गरीब, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जिसे बुलाया ना गया हो, तो जिसे बुलाया ना गया हो उसको क्या बोलते हैं? अनाहुत। और अतिथि किसको बोलते हैं? जिसके आने की कोई तिथि ज्ञात ना हो। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, उसके लिए एक शब्द, तो वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसको बोलेंगे वाग्दत्ता। सदैव की संधि विच्छेद कीजिए, तो सदैव की संधि विच्छेद क्या हो जाएगी हमारी? सदा प्लस एव, और इसमें कौन से टाइप की संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि। मनोयोग, तो मनोयोग में कौन सी संधि विच्छेद होगा हमारा? मन प्लस योग, तो ये कौन सी संधि विच्छेद हो जाएगा? विसर्ग संधि। कमल नयन में कौन सा समास है? कमल नयन का समास विग्रह क्या होगा? कमल के समान नयन है जिसके, मतलब विष्णु, तो इसका तीसरा मीनिंग निकल रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। पंचवटी में कौन सा समास है? जब भी हमारा नंबर आ जाता है तो हमारा कौन सा समास होता है? हमेशा द्विगु समास। और द्विगु और द्वंद्व में जब हमें कंफ्यूजन होती है, क्योंकि दोनों छोटे छोटे ही हैं तो अलग ही पता चल जाती है, तो द्विगु में कैसे देखते हैं? गे आता है, तो गे से क्या शुरू होती है? गिनती, तो इसी वजह से याद रखेंगे कि द्विगु में होगा गिनती वाला, और द्वंद्व में हो जाएगा जिसमें हमारा योजक चिन्ह होता है, माता पिता भाई बहन, इस टाइप से। निम्नलिखित वाक्य में प्रधान उपवाक्य है, मेरा यह सोचना कि लोकेश प्रतिभाशाली छात्र है सही निकला, तो इसमें प्रधान उपवाक्य कौन सा होगा? इसमें प्रधान उपवाक्य हो जाएगा मेरा यह सोचना, ये बताना है, या फिर मेरा प्रतिभाशाली छात्र, या फिर सही निकला, या मेरा यह सोचना सही निकला। तो इनमें से जो प्रधान उपवाक्य हो जाएगा, यह हो जाएगा मेरा यह सोचना सही निकला। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। जब तुम फोन करोगे तो मैं आऊँगा, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। वह बहुत तेज दौड़कर चला गया, तो ये आएगा बस वह बहुत तेज दौड़कर चला गया। बुराई को बढ़ावा नहीं दो, तो बुराई को बढ़ावा मत दो, ये होता करेक्ट। देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, तो ये आएगा देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्योछावर। अब उसने अपना दे रखा है, तो ये आएगा उसने अपना तो है ही, उसने सर्वस्व न्योछावर कर दिया, तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो हो जाएगा जब तुम फोन करोगे तो मैं आऊँगा। दिए गए विकल्पों में से सही चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यह रास्ता डैश है, सावधानी पूर्वक चलो, तो यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चलो। कौन सा रस विवश का विरोधी है? तो विवश का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? हमेशा घृणा, तो उसका जो विरोधी हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा श्रृंगार रस। केशव कहीं ना जाए का कहिए, देखब तब रचना विचित्र, अति समुझी मन ही मन रहिए। तो जब भी विचित्र वर्ड हमारा आता है तो वहाँ पर कौन सा रस होता है? अद्भुत रस। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? तो दोहे में पूरे 4 चरण होते हैं। पहले और थर्ड में 13 मात्राएं होती हैं, और सेकंड और फोर्थ में 11 मात्राएं होती हैं। अनुष्टुप है, अनुष्टुप क्या चीज़ है ये बतानी है। अनुष्टुप है एक टाइप का छंद। रावण से सरोज वनचारी, चलई रघुवर सिली मुखधारी। सिली मुख में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है वो आ जाएगा श्लेष अलंकार। जब वाक्य में किसी शब्द का यूज तो एक ही बार किया गया हो, जबकि उसके मीनिंग अलग अलग हो, तो हमारा होता है श्लेष अलंकार। तो इसमें जो सिलीमुख है वो उसका यूज 2 बार किया गया है। इसका यूज है एक बार तो बाण के लिए और एक बार है भौरा के लिए। नीति प्रति पुण्योई हरे आपन ओप उजास,
इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार हो जाएगा हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ पर किसी चीज़ का वर्णन बड़ा चढ़ाकर किया जाता है वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यहाँ पर एक सुंदर स्त्री के रूप का उजाला जो है वो पूर्णिमा के चंद्र प्रकाश से उसके बतलाया जा रहा है, तो ये हो जाएगा अतिशयोक्ति। हाथ मलते रह जाना इस मुहावरे का अर्थ होगा पछताना। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? अग्नि परीक्षा है आचार्य तुलसी की। प्रेम सागर किसकी कृति है? प्रेम सागर है लल्लू लाल की। कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? तो साकेत तो हमें पता है कि ये मैथिली शरण गुप्त की है, और कामायनी जयशंकर प्रसाद की, और प्रिय प्रकाश जो है प्रिय प्रवास हरिओत की। तो इनमें से कौन सी होगी महादेवी वर्मा की कृति? निहार। अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो जो अज्ञेय जी थे उन्हें कितनी नावों में कितनी बार इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? 1978 ईस्वी में। अलका सरागवी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो इन्हें मिला था कली कथा बाया बाईपास के लिए 2001 ईस्वी में। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी थी ग्राम। झूठा सच के लेखक कौन है? झूठा सच के लेखक हैं यशपाल। यह एक उपन्यास है। अमृत और विष, ये किसकी रचना है? अमृत और विष रचना है अमृतलाल नागर की। इस उपन्यास के लिए 1967 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। मुंशी तोताराम उपन्यास प्रेमचंद्र द्वारा लिखित किस उपन्यास के पात्र हैं? तो जो मुंशी तोताराम है ये किसके पात्र हैं? निर्मला के। कहानी बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक की रचनाकार है। इसकी रचनाकार है चित्रा मुदगल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो प्रवेश हुआ था वो हुआ था आलोचना विधा से। हिंदी में रिपोर्तार्ज विधा का जनक किसे कहा जाता है? रिपोर्तार्ज विधा का जनक कहा जाता है शिवदान सिंह चौहान को। रसखान, रहीम, देव रत्नाकर आदि कवि मुख्यतः किस बोली में रचना करते थे? ये करते थे ब्रजभाषा में। इसमें से असंगत युग्म देखना है जो अनबैलेंस्ड है। तो प्रताप नारायण श्रीवास्तव इनका सही है। बेगसी का मजार, राही मसून रजा। इसमें दे रखा है पानी के प्राचीर, जबकि इनका यहाँ पर पानी के प्राचीर इनका नहीं है, इनका तो आधा गांव है। पानी के प्राचीर के हैं रामदरस मिश्र। तो हमारा बी मैच्ड नहीं है। राम कुमार भ्रमर का सही है। फौलाद का आदमी और श्रीलाल शुक्ल का भी सही है, पहला पढ़ा। नेक्स्ट है सैरेंद्री के रचनाकार हैं। सैरेंद्री एक नाटक है जिसके रचनाकार थे मैथिली शरण गुप्त। हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य है करुणालय, जिसे किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने। गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद्र के प्रगतिशील विचारकों का वाहक माना जाता है? ये माने जाते हैं प्रोफेसर मेहता। और गोदान इन्होंने कब लिखी थी? 1936 ईस्वी में। धूप का एक टुकड़ा कहानी के लेखक कौन है? धूप का एक टुकड़ा कहानी के लेखक हैं निर्मल वर्मा। नेक्स्ट है ठेले पर हिमालय। यह किसकी रचना है? ठेले पर हिमालय रचना है, यह एक निबंध है धर्मवीर भारती का। 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है? 10 तस्वीरें जो है वो इसके लेखक तो है चंद्रमाथुर, और यह है एक रेखा चित्र। नेक्स्ट हमारा गद्यांश है। पहले क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट हैंड समझ से क्या तात्पर्य है? फर्स्ट हैंड समझ से ज्ञानवीन व्यक्तियों से जानकारी लेना, दूसरों के अनुभव से समझ बनाना, स्वयं के अनुभव से समझ बनाना, या स्वयं की पूर्व ज्ञान और पूर्वाग्रहों से समझ बनाना। तो इसमें देखते हैं कि कहाँ पर आ रहा है ये फर्स्ट हैंड समझ। मगर ऐसा कोई भी विचार गांव की आंखों से देखे बिना, स्वयं देखकर समझे बिना नहीं किया जा सकता। तो हमें अपनी फर्स्ट हैंड समझ के लिए गांव चलना है। फर्स्ट हैंड समझ का मतलब हो जाएगा कि स्वयं के अनुभव से समझ बनाना, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट गद्यांश का क्वेश्चन देखते हैं। शरीर को नश्वर कहा जाता है क्योंकि यह अल्पायु होता है, नाशवान होता है, छोटा होता है या अतल्प होता है। तो यहाँ पर दे रखा है कि जीवन को केवल परोपकार पर सेवा और निस्वार्थ प्रेम के लिए ही वास्तविक समझना चाहिए, क्योंकि नश्वर शरीर जब नष्ट हो जाएगा तो उसके बाद हमारा कुछ भी दुनिया के जीवों की स्मृति में नहीं रहेगा। तो इसे नश्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह नष्ट हो जाता है, मीन्स नाशवान होता है। नेक्स्ट का हमारा क्वेश्चन है, उत्पत्ति की दृष्टि से ऑनलाइन और शिक्षा शब्द है। तो ये तो हमें ग्रामर का क्वेश्चन है कि ऑनलाइन और शिक्षा किस टाइप के शब्द हैं। तो ऑनलाइन जो शब्द है वो कैसा है? आगत शब्द, और शिक्षा है तत्सम शब्द। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑनलाइन जो है वो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, इसीलिए इसे आगत शब्द बोला जाता है, और शिक्षा है संस्कृत का, तो ये हो जाएगा तत्सम शब्द। नेक्स्ट है कविता। कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है? हर स्थिति में साहस दिखाने की, पर्वतों को देखकर ना डरने की, गहरी स्थितियों से ना डरने की, या हर स्थिति में आगे बढ़ने की। तो ये है, पूर्व चलने की बटोई बाट की पहचान कर ले, अनिश्चित किस जगह पर सरीती गही गहवार मिलेंगे। तो ये जो है पूरे चलने से रिलेटेड है, तो ये आ जाएगा कि कविता की पंक्तियों में जो कवि है वो किसके बारे में बताना है? हर स्थिति में आगे बढ़ने की। नीचे ये पद्यांश दिया गया, नेत्रों के सौंदर्य वर्णन में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर ये आया है, प्रभु चिति पुनि चितप मही राजत लोचन लाल। तो लोचन का मीनिंग हमारे पता है कि क्या होता है? नेत्र। तो इसमें कौन से का किया गया है? जहाँ पर नेत्रों के सौंदर्य में। तो ले ये रिपीट हो रहे हैं, तो कौन सा आ जाएगा हमारा? अनुप्रास अलंकार। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।